होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब है मॉडल, V का मतलब है व्यू और C का मतलब है कंट्रोलर। तो ये एक आर्किटेक्चर है कि किस तरह से आपको अपनी एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। अभी तक आपने सी शार्प पढ़ा, आपने सीक्वल सर्वर पढ़ा, तो मतलब आपको कोड करना आ गया। अब आपको सीक्वल सर्वर में भी क्वेरी लगाना आ गया। लेकिन अब एक्चुअल में एप्लीकेशन कैसे बनती है, कि सबको मिला जुला के एक पूरी वेब एप्लीकेशन कैसे तैयार होती है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले एमवीसी से पहले जब नया नया डॉट नेट आया था, तो एएसपी डॉट नेट नाम की चीज होती थी। एएसपी डॉट नेट वो क्या होता था? वो भी एक तरीका था, वो भी एक आर्किटेक्चरल डिजाइन था, एक तरीका था वेब एप्लीकेशन को बनाने का। वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेबसाइट जो भी तुम्हें ब्राउजर पे दिखता है वो सब वेब एप्लीकेशन है, और हमें वही बनानी है अपने क्लाइंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए वही एप्लीकेशंस बनानी है। पहले क्या था? एएसपी डॉट नेट। तो एएसपी डॉट नेट में कुछ कमियां थी। जैसे कोई भी नहीं पहली बार चीज बनाता है तो एकदम परफेक्ट नहीं बनती ना। तो एएसपी डॉट नेट में कुछ कमियां थी। जैसे इसमें पहली कमी क्या थी कि भाई जो डिजाइन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, डिजाइन होता है कलर वलर करना, डिजाइन का और डेवलपमेंट का जो पेज थे, दो पेज थे, लेकिन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड थे। कि भाई डिजाइन की जो बंदा डिजाइन कर रहा है वही डेवलपमेंट कर पाएगा, मतलब दोनों सेपरेटली काम नहीं कर पाते थे उसमें। तो ये दिक्कत थी वहां पे कि भाई सेप की ऐसा ना हो कि डिजाइनर को भी हायर कर लिया मैंने और डेवलपर को भी हायर कर लिया और दोनों साथ में काम ही नहीं कर पा रहे। तो ये गलत बात थी। सबसे बड़ी बात तो यही इसकी दिक्कत थी एएसपी डॉट नेट की। उसके बाद क्योंकि वो डिजाइन और डेवलपमेंट एक साथ नहीं हो पाते थे इसमें। करेक्ट, कि आप या तो डिजाइन ही कर पाते थे या तो डेवलपमेंट ही। उसका रीजन ये था कि दोनों इंटरकनेक्टेड थे, दो पेज थे, मतलब इंटरनेट का मतलब दो पेज। जैसे हमारी एक सीएस फाइल होती है ना, तो इसमें दो दो पेज थे। एक था एक्सपीएक्स डॉट सीएस और एक था एक्सपीएक्स, बस इतना ही एक्सपीएस। तो ये पेज डिजाइन के काम आता था और ये पेज कोडिंग के काम आता था, जो आपने सी शार्प का कोड लिखा है वो। अब ये दोनों पेज क्या थे? आपस में चिपके हुए थे कि भाई जो बंदा इस पे काम करेगा वो इसको भी लेके बैठा हुआ है। जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि डिजाइनर कंपनी में अलग होते हैं, डेवलपर अलग होते हैं। तो भाई दोनों को साथ साथ काम करना चाहिए। करेक्ट? सही बात है नहीं है? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। तो ये एक दिक्कत थी, और भी बहुत दिक्कत थी, लेकिन हम एएसपी डॉट नेट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एएसपी डॉट नेट अब कोई यूज नहीं करता। अब लेटेस्ट डॉट नेट आ गई है, उसमें एएसपी डॉट नेट का कहीं पे भी यूज नहीं होगा। जहां पे व्यू के साथ अगर आपको कोई आर्किटेक्चर चाहिए तो वो एमवीसी है, एमवीसी का हर जगह यूज होगा। अब जहां पे भी यूज करोगे आप, क्योंकि ये लेटेस्ट है। अच्छा, एमवीसी आया तो ये क्या किया इसने? क्या कहा? सबसे पहला तो इसने इसी को तोड़ा कि भाई दोनों अलग अलग काम कर पाए। ऐसे कोई काम ना हो कि एक बंदा कर ले और दूसरा चुपचाप बैठा रहे तब तक कि भाई चल पहले का काम खत्म हो तो मैं करूंगा। तो इस चीज को तोड़ा। अब इसे दिखाने के लिए मैं थोड़ा पेंट करता हूँ। जैसे मैंने बताया, कंट्रोलर, व्यू और डाटाबेस, डाटाबेस नहीं सॉरी, मॉडल। तो ये क्या है? ये मॉडल है, ये कंट्रोलर है, और ये क्या है भाई? ये व्यू है। व्यू है। और यूजर कहाँ बैठता है हमेशा? व्यू के सामने। व्यू के सामने। तो यूजर को तो ये दिख रहा होगा, जी। राइट? अब कंट्रोलर का नाम ही है कंट्रोलर, तो ये सब कुछ कंट्रोल करता है। ये समझ लो घर का मुखिया है, इस पूरे घर का ये मुखिया है। सब कुछ जी। कंट्रोल करेगा ये। कि कंट्रोल करने का मतलब कि यूजर को दिखेगा तो व्यू, लेकिन जो यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा ना, रिक्वेस्ट ब्राउजर में भेजते हैं ना हम, जैसे रिक्वेस्ट भेजने का मतलब यहाँ पे जब मैं लिखूंगा ये वेबसाइट जो डाल रहा हूँ, इसका मतलब मैं एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ सर्वर को यस सर। कि
कि सर्वर जी आप इस पेज को मुझे वापस करो, क्योंकि जो रिक्वेस्ट जाएगी वो बेसिकली सीधा कंट्रोलर पे जाएगी। यस सर। यहाँ से तो ये रिक्वेस्ट जो बेसिकली जाएगी वो कंट्रोलर पे जाएगी। यूजर को कंट्रोलर दिखेगा नहीं, दिखेगा तो व्यू ही दिखेगा, लेकिन जी रिक्वेस्ट सबसे पहले कंट्रोलर पे जाएगी। अब कंट्रोलर का क्या काम है? कंट्रोलर मॉडल में, मॉडल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब आपका जैसे डाटाबेस की टेबल थी, एम्प्लॉय नाम की टेबल, तो एम्प्लॉय नाम की टेबल में क्या था? आईडी था, नेम था, सैलरी थी, सैलरी वो सब, सिटी। राइट? जी करेक्ट करेक्ट। तो वो सब मॉडल में बन जाएगा। मॉडल में वो प्रॉपर्टी, एक क्लास बनेगी एम्प्लॉय नाम की, और वो प्रॉपर्टी बन जाएगी मॉडल की। मॉडल का मतलब मतलब सिर्फ है, कंट्रोलर मॉडल हाँ, के पास चीजों को भेजेगा। नहीं नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। पहले पहले कंट्रोल से पहले मॉडल समझो। मॉडल का काम जी क्या है? सिर्फ इसमें स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाना है। जैसे एम्प्लॉय के बारे में क्या दिखाना है? एम्प्लॉय की आईडी दिखानी है, नेम दिखाना है, जी सैलरी दिखाना है, ये सब दिखाना है। तो वो सारा स्ट्रक्चर मॉडल में रहेगा। हम्म, कंट्रोलर के पास सारा कंट्रोल है, तो वो क्या करेगा? जैसे किसी ने बोला भाई एम्प्लॉय नाम की मुझे डिटेल भेजो, तो वो यहां से स्ट्रक्चर उठाएगा। उस स्ट्रक्चर के अंदर अंदर डाटा, क्योंकि खाली स्ट्रक्चर उठा के क्या कर लोगे? उसके अंदर डाटा भी तो होना चाहिए। तो उसके अंदर डाटा वाटा डालेगा। डाटा वाटा डालने के बाद उस डाटा को व्यू पे भेजेगा। तो इसने, कंट्रोलर ने क्या किया? स्ट्रक्चर उठाया, स्ट्रक्चर को उठा के अपने पास ले आया, फिर यहाँ पे डाटा वाटा डाला। डाटा डालने के बाद व्यू को भेज दिया। अब व्यू यूजर को दिख जाएगा। तो इस तरह से काम होता है। रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर ने डिसाइड किया कि भाई कौन से मॉडल, बहुत सारे मॉडल होंगे ना, क्योंकि एम्प्लॉय क्लास भी जी होगी, मान लो डिपार्टमेंट की क्लास होगी, और भी जी मतलब जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके लिए हजारों क्लासें होंगी। तो वे डिसाइड करेगा कि भाई कौन से मॉडल के पास जाना है, कौन सा स्ट्रक्चर उठा के हम्म, लाना है। वो स्ट्रक्चर उठा के लाएगा, उसके अंदर डाटा वाटा प्रोसेसिंग करेगा, डाटा वाटा डालेगा, फिर वो व्यू को दे देगा, और व्यू का काम है दिखाने का। तो वो दिखा देगा और यूजर यहाँ से देख ले। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है एमवीसी में? तो आंसर है कंट्रोलर के कंट्रोलर पास। के। ठीक है, और वही कंट्रोल करता है। और मॉडल का काम क्या है? मॉडल का काम डाटा वाटा का नहीं है, मॉडल का काम सिर्फ स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर। डाटा दिखने, हाँ, क्या डाटा दिखने वाला है? जैसे तो सर टेबल का स्ट्रक्चर होता है ना। हाँ, पूछो। जी, जैसे जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉडल में, कोड अपना जो उसके अंदर डेटा फिल करेंगे वो कंट्रोलर में सेट करेंगे हम। जो नहीं, वो हम मतलब वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की है। लेकिन करेंगे कहाँ, वो बताऊंगा मैं अभी जब आपको जी प्रोजेक्ट कराऊंगा। लेकिन ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर की है कि भाई तेरे को कंट्रोलर। डाटा सेट करना है, ये डाटा सेट वेट करके व्यू को देना है। मॉडल और व्यू का काम आसान है, ये छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा बिल्कुल ये घर का मुखिया है। तो इसका काम तो खाली स्ट्रक्चर दिखाना है, और उसका काम यूआई पे डिजाइन विजाइन करके कि डाटा को सुंदर तरीके से दिखाना, इसका काम जी ये है। तो यहाँ पे एचटीएमएल वगैरह ये सब यूज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे दोनों में सी शार्प की कोडिंग यूज होगी। और व्यू चलो, के व्यू जावा स्क्रिप्ट भी तो व्यू में ही होनी चाहिए, नहीं वो तो कर, कंट्रोलर में नहीं नहीं, होनी सही है, चाहिए सर। सही बोला है। नहीं नहीं, जावास्क्रिप्ट भी व्यू में होगी। जावास्क्रिप्ट, लेकिन एचटीएमएल ये सब व्यू में होता है। बट सर उसका काम तो ये कैलकुलेशन वगैरह करना होता है, मतलब कैलकुलेटिंग चीज तो वो तो कंट्रोलर में आना चाहिए ना। नहीं, जावास्क्रिप्ट फ्रंट क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड का मतलब ब्राउजर के ऊपर चलने वाली लैंग्वेज। और ब्राउजर का पेज कैच होता है, व्यू होता है। तो जावास्क्रिप्ट एक स्पेशल लैंग्वेज है। बाकी की लैंग्वेज, जो ये लैंग्वेज है, ये सर्वर साइड है, ये सर्वर पे चलती हैं, सर्वर पे रन होगी सी शार्प का कोड। लेकिन जी जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होगी। तो ब्राउजर मतलब क्लाइंट। हम्म, तो क्लाइंट का मतलब ये व्यू के ऊपर ही, इस पे सारा कोड व्यू पे काम आएगा जावास्क्रिप्ट का। जी तो जो कैलकुलेशन वगैरह, कुछ ऐसी कैलकुलेशन अगर आपको करनी है जिसके लिए सर्वर के पास नहीं जाना, कि आपका यहीं पे काम हो जाए व्यू पे ही, तो उसका वो कोड हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो उससे फायदा तो क्या होगा कि, उससे फायदा क्या होगा कि रिक्वेस्ट को सर्वर के पास नहीं जाना पड़ेगा, जी वहीं ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसीलिए जावास्क्रिप्ट में जो कोड लिखोगे वो हमेशा फास्ट होगा। हम्म। तो करेक्ट, मतलब क्योंकि अगर छोटे सर्वर, प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे बड़ी जो छोटी साइट्स हैं उनके लिए जावा स्क्रिप्ट अच्छी है, और बड़े बड़े के नहीं, लिए भी या काम कर सकती है, ये कितनी बड़ा सबके प्रोजेक्ट है ये हमारा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए भी काम करती है, बड़े बड़े के लिए भी काम करती है।
लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि क्या कहाँ किसका कहाँ पे कैसे यूज करना है हमें। ऐसे तो बताया ना मैंने आपको, दुनिया में 1000 लैंग्वेज है, वो सारी लैंग्वेज मतलब उनमें से मैक्सिमम लैंग्वेज सारा काम कर देंगी। लेकिन हमने एक तरीका चुना है, हमने चुना है कि हम सी शार्प लैंग्वेज से काम कराएंगे। आप चाहो तो जावास्क्रिप्ट और को ही इस्तेमाल करके विद द हेल्प ऑफ नोड.जेएस आप पूरा का पूरा कोड जो मैं सी शार्प में लिखूंगा वो जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस में लिख सकते हो। तो पूरा जावास्क्रिप्ट से भी सारा काम हो सकता है, आप कोई दूसरी लैंग्वेज यूज ही मत करो। लेकिन हमने अपना डिसाइड किया है कि आउट ऑफ मैनी लैंग्वेज हम सी शार्प को सीख रहे हैं, हम डॉट नेट सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत कंपनी में यूज होती है, इसके बहुत सारे कस्टमर हैं और ये सबसे ज्यादा इसकी डिमांड काफी सारी है, तो हम इस वजह से ये डॉट नेट सीख रहे हैं। जी क्लियर? तो वरना ऐसा नहीं है कि क्लियर। जावास्क्रिप्ट ये काम नहीं कर पाएगी। जावास्क्रिप्ट भी एक दो चीजों की हेल्प से ये पूरा काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो जावास्क्रिप्ट अब भी कर सकती है। ठीक है, चलो अब ज्यादा टाइम इसमें वेस्ट ना करते हुए मेन प्रैक्टिकल पे आते हैं, काम करना शुरू करते हैं। तो अगर एमवीसी के लिए आपको क्या जाना है, वही अपना विजुअल स्टूडियो खोलना है। नया प्रोजेक्ट बनाओगे। सर मैंने तो .NET उसमें बस ASP.NET ही डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था रात, बाकी हाँ तो और कुछ नहीं हाँ, करा कोई मैंने उसमें। सिर्फ ASP.NET से काम हो जाएगा। तो आप जैसे ही डालोगे .NET Core MVC तो ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। ये पूछेगा वेब एपीआई चाहिए। वेब एपीआई क्या होती है? वो एमवीसी का ही भाई है वेब एपीआई। अगर इसी में मैं सिर्फ इतना बनाऊं, व्यू ना बनाऊं, इतना बनाऊं तो ये जी वेब एपीआई है और व्यू के साथ एमवीसी हो जाता है। वेब एपीआई अच्छा। क्या कहता है कि मैं फंक्शनैलिटी दे दूंगा, आप यूआई कोई भी लेके आ जाओ। मैं फंक्शनैलिटी आपको दे दूंगा, आप यूआई कुछ भी बना लो आगे। जरूरी नहीं है कि डॉटनेट में बनाओ, चाहे जावा में बनाओ, चाहे एचटीएमएल रिएक्ट में बनाओ, चाहे एंगुलर में बनाओ, मैं आपको ये फंक्शनैलिटी दे दूंगा। तो वेब एपीआई क्या करती है? वो फंक्शनैलिटी वाला काम करती है। ये भी मैं आपको बता दूंगा क्योंकि दोनों सब कुछ सेम है, इसमें बस ये एडिशनल व्यू एडिशनल है। तो जबकि ये सीख जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कौन सा लेना है? मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला, इसमें व्यू भी है। जिसमें व्यू भी होगा। करेक्ट, इसमें तीनों चीजें। और हमें कौन सा लेना है? सी शार्प वाला, और कोई दूसरी लैंग्वेज वाला नहीं। हम सी शार्प सीख रहे हैं ना, तो हमें सी शार्प वाला कोड लेना है। क्लियर? जी नेक्स्ट करेंगे, अपनी एप्लीकेशन का कोई नाम रखो। तो हम लोग देते हैं आईटी एक्सपर्ट सहरा, नहीं फिर इम्प्लॉय के बारे में बताएंगे ना, तो ऐसे लिख देता हूँ इम्प्लॉय, ऐसे लिख देता हूँ। कुछ भी नाम लिख सकते हो, आपके ऊपर है, आपके प्रोजेक्ट क्या बना रहे हो उसके ऊपर होगा। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं तो खाली हम ये आईटी एक्सपर्ट सहरा अंडरस्कोर इम्प्लॉय नाम लिख देते हैं प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई HTTPS इनेबल कर दूं, तो हमें बोलना है नहीं, HTTPS इनेबल मत कर अभी। HTTPS क्या होता है कि जो हम नॉर्मली रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से, देखो जब यहां से मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा, दिख रही है मेरी स्क्रीन ना आपको? यस सर, दिखाई दे रही है। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजते हैं हम, ये एक हम्म। प्रोटोकॉल के थ्रू जाती है जिसका नाम है HTTP। इसके ऊपर देखो नॉट नॉट सिक्योर आ रहा है। जी राइट, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल HTTP है, नॉर्मल HTTP है। अगर अगर मैं यही देखो अपनी दूसरी वेबसाइट खोलता हूं, तो इसके ऊपर ये देखो ये ताला सा बन के आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। तो इसे बोलते हैं HTTPS। HTTPS का मतलब क्या है? पहले HTTP बता देता हूँ, फिर HTTPS बताता हूँ। तो HTTP क्या होता है? HTTP प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? कहते नहीं कि भाई मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। प्रोटोकॉल होता है जी मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कि हम किसी को एक इंस्ट्रक्शन। तुम्हारी बहुत आवाज आ रही है, आवाज बंद करो वरना रिकॉर्डिंग में समझ में नहीं आएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि भाई जैसे कहते नहीं मोदी जी आ रहे हैं, ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है हमें। तो उसी तरह से HTTP एक प्रोटोकॉल है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है
क्या ये क्या करता है कि आपको कैसे ब्राउजर से सर्वर पे कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है। तो आप जो भी रिक्वेस्ट भेजते हो वो हम ऐसे लिखते हैं ना HTTP के थ्रू। तो इसका मतलब है कि ये HTML में भी तो इसका यूज किया था सर। अभी HTML की बात जो मैं बता रहा हूँ अभी उस पर ध्यान दो। HTTP का क्या यूज है? HTTP एक प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब है रूल, रूल या रेगुलेशन, कि भाई कोई काम किस तरीके से होगा। कि जैसे कहते हैं मोदी जी आ रहे हैं तो भाई ये प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना है, वहां से ट्रैफिक हटाना है, वहां पे कोई भी अनजान आदमी नहीं आ सकता बीच में। ये एक प्रोटोकॉल है ना। वैसे ही HTTP एक प्रोटोकॉल है। किस चीज का प्रोटोकॉल है? जो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउजर से वो सर्वर जी। तक कैसे पहुंचे। सर्वर एक अलग सर्वर कहीं पे होगा ना, कहाँ पे होगा, कोई लोकेशन होगी उसकी। तो ब्राउजर से सर्वर तक कैसे पहुंचे उसे ले जाने का काम HTTP करता है। क्या करता है HTTP? रिक्वेस्ट को थ्रू ब्राउजर कहां पे ले जाता है? सर्वर तक। बात क्लियर है? कोई डाउट है या परेशानी है? नहीं सर, क्लियर है ये। अब अब नॉर्मल जो HTTP होता है ये क्या करता है? ये तो समझ लो एक एक्चुअली में अब पूरी दुनिया में बहुत हैकर्स भी हैं या फिर जो ऐसे बंदे भी हैं जो आपका डाटा चुराना चाहते हैं। तो इस कहने का मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव, अगर कोई डाटा सेंसिटिव का नॉर्मल डाटा भी अगर आपका सर्वर तक लेके जा रहा है तो आप चाहोगे कि वो डाटा सिक्योर रहे। तो इंटरनेट को एक समझो एक जंगल की तरह। अगर आप जंगल में जहां पे बहुत सारे बुरे लोग भी हैं, खूनी और डकैत भी हैं, और मारुति 800 में बैठ के जा रहे हो, तो HTTP क्या है? मारुति 800 है। तो रास्ते में कोई डकैत या चोर आके आपको लूट सकता है या नहीं लूट सकता? यस सर। आराम से लूट सकता है। तो बिल्कुल। मतलब हालांकि ये भी थोड़ा बहुत सिक्योर होता है लेकिन उतना नहीं होता, क्योंकि मारुति कार पैदल जाने से तो बेटर है कि मारुति कार से जाओ। राइट, यस पैदल सर। जाओगे तब तो और लूट जाओगे। तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत डालते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि एक काम करो, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा सिक्योर करना है तो HTTPS ले लो। HTTPS को क्या समझो? एक बुलेट प्रूफ गाड़ी। कि अगर मारुति 800 की जगह एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में जा रहे हो जंगल के बीच में, और जिसका दरवाजा वरवाजा बहुत मुश्किल से खुलता है, तो वो ज्यादा सिक्योर है। राइट, उसको लूटना उतना आसान बात नहीं है। तो HTTPS क्या है कि प्रोटोकॉल सेम है, लेकिन इसके आगे इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योर। हाँ, इस सेम प्रोटोकॉल बट ये सिक्योर है। तो अगर और ये इसके अलग से पैसे लगते हैं। जब आप सर्वर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट करोगे तो जी। आपको एक सर्टिफिकेट लेना होता है। कि भाई वो सर्टिफिकेट क्या होता है? HTTPS एक सर्टिफिकेट होता है। बहुत सारी कंपनियां वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगी। उस सर्टिफिकेट का फायदा क्या होता है? उसको जैसे ही मैं अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर दूंगा अपनी वेबसाइट के साथ, तो मेरी रिक्वेस्ट HTTPS हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, समझ आई। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाते वक्त हमारे पास तो कोई पैसा, हम पैसे वाला तो खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी के लिए HTTPS मत लो, HTTPS को कॉन्फ़िगर मत करो, क्योंकि हमें पैसे नहीं खरीदने, अभी हम फ्री में अपना काम करेंगे। तो नॉर्मल HTTP पे ही काम करेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। आप क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्रिएट करेंगे आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाएगा, खुल जाएगा। यहाँ पे खोलोगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, तो ये डिपेंडेंसीज आपको मैंने पहले ही बता दी है कि जो .NET की डिपेंडेंसीज होंगी वो सारी लाइब्रेरी यहाँ पे आएंगी। जी। प्रॉपर्टीज के अंदर किस किस तरह की कुछ लॉन्च सेटिंग है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा। मेनली ये है कि जब आप रन करोगे इसे तो कौन से बेसिकली पोर्ट पे रन होगा। फिलहाल इन्होंने डिफॉल्ट पोर्ट लगा रखा है कि इस पे रन होगा। ठीक है, लोकल होस्ट के लिए इसकी ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी क्या है। अभी आपको ये समझना है, बाकी चीजें समझ लो हल्का हल्का। www रूट क्या है? इसके अंदर जो भी आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी फाइल है, CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे आ जाएगी। लिब मतलब कोई एडिशनल लाइब्रेरी यूज करनी है तो यहाँ पे आ जाएगी। तो वो आपको यहाँ पे डालनी है।
आपको UI से रिलेटेड कोई भी लाइब्रेरी यूज करनी है तो यहाँ पे डालनी है, CSS यहाँ पे, जावास्क्रिप्ट यहाँ पे, और लिब के अंदर बाकी कोई एडिशनल लाइब्रेरी। क्लियर? यस सर, क्लियर है। अब कंट्रोलर तो मैंने बता ही दिया है कि भाई कंट्रोलर होता है जो सारा काम करता है, कंट्रोल करता है। यहाँ कंट्रोल पे करने का। एक कंट्रोलर हमें बना के दिया है ऑटोमेटिकली। ये देखो, यूजिंग इस लाइब्रेरी। कंट्रोलर का नाम क्या है? होम कंट्रोलर। और इसके दो मेथड इन्होंने बना के दे रखे हैं, एक इंडेक्स और एक प्राइवेसी। अब साथ जी। में मॉडल है, मॉडल भी मैंने बता दिया है कि मॉडल क्या करता है। स्ट्रक्चर, मैंने इसमें खाली प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी प्रोवाइड देखने को करेगा। मिलेगी, जी। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। ये ऑलरेडी इन्होंने बना के दिया है, अभी हमें इनसे वाला मतलब नहीं है, हम तो अपना नया बनाएंगे। व्यू क्या जी। करता है भाई? व्यू इसके अंदर डिजाइन होगा, तो इसे खोल के देखोगे तो ये देखो CS HTML, इसके अंदर HTML फाइल होंगी, ये देखो। पर ये थोड़ी एडिशनल वाली HTML है, नॉर्मल HTML नहीं है। इसके आगे C# की HTML है, तो मतलब इसके अंदर आप C# वाला कोड भी लिख सकते हो। ये स्पेशल HTML है जो MVC हमें प्रोवाइड करता है। जी। क्लियर? क्लियर है सर। अब यहाँ पे आता है AppSetting.json, जो आपको अपनी एप्लीकेशन से रिलेटेड सेटिंग वेटिंग करनी है। जैसे कि आपको डाटाबेस से कनेक्ट करना है तो उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको एरर वेरर लॉग करानी है तो उसकी डिटेल इस ऐप सेटिंग में लिखेंगे, एप्लीकेशन की सेटिंग। और program.cs वो फाइल है जहां से आपका बेसिकली एग्जीक्यूशन शुरू होगा। program.cs जी। हमेशा वो पहली फाइल होती है जहां से, क्योंकि डॉटनेट को पता होना चाहिए ना भाई शुरू कहां से करूं, मेरे जी। पास प्रोजेक्ट है पर इसे शुरू कहां से करूं, तो program.cs वो पहली फाइल होगी जहां से वो कोड शुरू होगा। क्लियर? क्लियर। चलो, अब हम पहले एक बेसिक बना के देखते हैं, फिर बीच में डिटेल्स हम और समझेंगे। पर पहले एक बेसिक काम करना चाहते हैं। कोई भी आपको एप्लीकेशन बनानी होगी तो उसके ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्रिएट अ मॉडल विद प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, मॉडल बनाओ प्रॉपर्टीज के साथ। अपना एक मॉडल बनाएंगे, कैसे बनाना है? राइट क्लिक किया, ऐड, क्लास ऐड की। मॉडल का नाम क्या रखेंगे? जो भी बनाना है वो रखो नाम। जैसे मैं एम्प्लॉय के बारे में मुझे डिटेल दिखानी है तो मैंने employee.cs ये रख दिया। ठीक है, अब सारी मॉडल की प्रॉपर्टी बना दो। मैं शॉर्टकट बुला रहा हूं, आप पूरा सही से लिख लेना। इंट ID, पहली इंप्लॉय की प्रॉपर्टी क्या होगी? ID। और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है नेम। इंप्लॉय की? करेक्ट। तो जितनी भी स्ट्रक्चर यहाँ पे सब बता देना है आपको। जी। और बताओ क्या होता है? आईडी, नेम, सैलरी और किस डिपार्टमेंट का है वो। हाँ करेक्ट। अभी के लिए इतना लिखते हैं, खाली 4 लिख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मेन समझ गए तुम कि इसमें जो जो स्ट्रक्चर लिखना होगा वो लिख देंगे हम। क्लियर? क्लियर है सर। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या करनी है हमें कि इसके ऊपर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वो बताना है। अब ये जो चीज बताऊंगा मैं, ये एडिशनल है, ये नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने के लिए कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न हमें यूज करना होता है। कोई ना कोई डिजाइन पैटर्न। अब डिजाइन पैटर्न क्या होता है? डिजाइन पैटर्न एक तरीके हैं, कुछ तरीके हैं आपको अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन इस तरीके से करो कि जिससे लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एप्लीकेशन अच्छे से मेंटेन हो सके। तो ऐसे बहुत सारे डिजाइन पैटर्न आए हैं, हम जो यूज करेंगे उसे बोलते हैं रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी तो पढ़ी थी सर, इसी में से तो सब अपने अपना वर्क लेके डालते रहते हैं इसी में, एम्प्लॉय नहीं, जितने वो भी हैं। रिपोजिटरी अलग है, वो रिपोजिटरी अलग है, वो अच्छा। पढ़ाऊंगा, वो अलग चीज है। ये रिपोजिटरी पैटर्न है, एक पैटर्न है। कि मतलब पैटर्न क्या होता है कि जैसे वैसे मैं और आप और हम पता नहीं कितने साल पहले से डेवलपमेंट शुरू हुई है ना। तो जब जी। डेवलपमेंट शुरू हो तो अब क्योंकि हमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है कि जो लॉन्ग टर्म तक चले, और कहीं पे दिक्कत आए तो सब मैनेज हो जाए। तो इस शुरू में बड़ी दिक्कत आती थी, सब अपने हिसाब से कोड लिख देते थे, कहीं पे भी कुछ भी कोड लिख दिया और चला दिया। फिर धीरे धीरे इन्हें पता लगा यार ये तरीका सही नहीं है,
तो कुछ ऑलरेडी डिफाइंड डिजाइन पैटर्न्स आ गए कि इन पैटर्न को यूज करो। इनका हेल्प क्या होगा? दे हेल्प टू क्रिएट अ गुड स्ट्रक्चर टू सॉल्व एनी अपकमिंग प्रॉब्लम इन प्रोजेक्ट। कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए इन प्रोजेक्ट में कि जो कभी रीडेबल, मतलब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि यार मैंने 2 क्लास ऐड कर दी, अब ये मैंने ऐसे ऐड कर दी कि तीसरी क्लास मुझे ऐड करनी है तो मैं ऐड ही नहीं कर पा रहा, राइट? ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती रही डेवलपर को जब वो डेवलपमेंट करना शुरू किया उन्होंने। तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन पैटर्न्स आए कि भाई एक पैटर्न यूज करो, ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देंगे, ये टेस्टेड पैटर्न है, और ये पैटर्न यूज करोगे तो आगे आपकी एप्लीकेशन कितनी भी बड़ी हो जाए आपकी सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ये सर आ रही है। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न होते हैं, हम उसमें से रिपोजिटरी पैटर्न को यूज कर रहे हैं। अब रिपोजिटरी पैटर्न क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसे नीचे ले जाता हूं, इसका मतलब नहीं है हमें हमें अभी स्टेप ये सीखना है। तो रिपोजिटरी पैटर्न को यूज करने के लिए एक मैंने फोल्डर बना दिया। न्यू फोल्डर, इसका नाम लिख दिया रिपोजिटरी। इसमें दो चीज बनेगी, एक इंटरफेस बनेगा, एक क्लास बनेगी। तो पहले मैंने इंटरफेस बनाया, इसका नाम लिख दिया मैंने आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी। इससे पता चल जाए कि भाई हमारी इस क्लास कौन सी आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी है। इस इंटरफेस का काम क्या होगा? जितने भी ऑपरेशन आपको कराने हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर, वो सारे ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब फंक्शनैलिटी, जितने भी मेथड बनवाने हैं वो सारे मेथड यहां पे लिख दो। जैसे मैं एक मेथड बनाना चाहता हूं पब्लिक ये देखो कि एक मेथड मैं चाहता हूं कि जो रिटर्न करे ऑल एम्प्लॉयज, जो गेट ऑल एम्प्लॉयज करके लेके आए मेरे लिए। ठीक है? क्या ये बात समझ में आ रही है कि ये मेथड क्या करेगा? जब भी ये मेथड कॉल होगा, अभी मैंने इसकी बॉडी नहीं दी, इंटरफेस बनाया है खाली, इंटरफेस में जी, बॉडी नहीं देते, खाली डिफाइन करते हैं कि ये जब भी इस डिफाइन मेथड करते को हैं। कॉल करूंगा जी, तो ये सारे एम्प्लॉय की लिस्ट, जितनी भी एम्प्लॉय की लिस्ट पड़ी होगी वो सारे एम्प्लॉय को उठा के ले आएगा। क्लियर? जी, अब एक लिस्ट पर एक बनाया जो क्या करेगा, सिर्फ एक एम्प्लॉय लेके आएगा बाय आईडी, जो भी आईडी पास करोगे उसका एम्प्लॉय उठा के ले आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? जी, क्लियर है सर। अब एक बनाया मैंने जो अपडेट करेगा। हमें बेसिकली चार बनाने होते हैं, एक इंसर्ट के लिए, एक गेट के लिए, एक अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। चार ऑपरेशन तो क्रू करने ही है। एक बनाते हैं जो इंसर्ट करेगा। क्रूड वाला ही काम हो रहा है ना सर, ये तो क्रिएट करेक्ट करेक्ट अपडेट। करेक्ट करेक्ट, क्रूड वाला काम हो रहा है। तो ये चार तो हर जगह, हर पूरी एप्लीकेशन में 80% तो क्रूड का ही काम होता है। जी, तो ये क्या करेगा? ये इंसर्ट करेगा एम्प्लॉय। अब ये ध्यान से देखो, क्योंकि इंसर्ट करेगा एम्प्लॉय इसीलिए इसके पैरामीटर में मुझे एम्प्लॉय देना जरूरी है। जो भी एम्प्लॉय पास करूंगा मैं उसको इंसर्ट कर देगा। कैसे करेगा भी हम लिखेंगे कोड, पर करेगा ये इंसर्ट ही। क्लियर? जी सर। अब ये क्या करेगा? एम्प्लॉय को अपडेट कर देगा। कैसे करेगा अभी हमें नहीं पता, पर अपडेट करेगा। जो एम्प्लॉय पास करोगे उसी को अपडेट कर देगा। क्लियर? यस सर। अब ये डिलीट कर देगा, जो भी आईडी पास करोगे उसको डिलीट कर देगा ये। जी, ठीक है? तुम्हारे पीछे बहुत शोर आ रहा है, तुम मतलब ऐसे थोड़ा शांति में बैठ के पढ़ा करो, अदरवाइज समझ में नहीं आती ना चीजें। मैं भी ना डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ एक्चुअल में, बच्चे आ गए हैं और वो हल्ला कर रहे हैं सारे, ये हो गया अच्छा, है अभी। तो हाँ, तुमने तो कहा था कि तुमने अभी छोड़ दिया है वो पढ़ाना, ये तो शाम वाले पे। रात वाले छोड़ दिए हैं मैंने, जो 8 बजे से मैं पढ़ाता था
अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ, चलो ये ठीक हुआ है, है सर। फिर एक काम करते हैं, अभी से यहाँ पे रोकते हैं। कितने बजे जी। आते हैं बच्चे? बच्चे सर 8 बजे तक तो हैं ही सर, 8 बजे के अच्छा बाद बंद हो गए हैं सारे। अच्छा अच्छा, तो 8 बजे मतलब आज हम फिर 8:30 9:30 8 बजे 10:30 हम 8:30 बजे मिलते हैं, 8:30 बजे मिलते हैं, फिर से कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर, ऐसा कर लो। ठीक है, और हाँ, चलो फिर मिलते हैं। थैंक यू बाय। सर। ओके, नो बाय प्रॉब्लम। सर।